हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है लाइक वैल्यू एडेड मटेरियल्स, करंट अफेयर एंड जितने भी इंपॉर्टेंट resources are related to your examination वो सब available हैं. So go check out clearias.com and please like, share this video and subscribe this channel. ओके, सो आज का हमारा ये करंट अफेयर है क्या? हाल ही में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है अबॉर्शन राइट्स के ऊपर एंड उन्होंने मैरिटल रेप को भी रिकॉग्नाइज किया है फॉर द पर्पस ऑफ एमटीपी एक्ट. सो ये हमारा गवर्नेंस का टॉपिक है. अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज सच क्वेश्चंस ना बने. मतलब अबॉर्शन लॉ पे या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी पे बन जाए या रिप्रोडक्टिव राइट्स पे कोई क्वेश्चन बन गया तो बन गया. बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज मेंस में आपका पूछ सकते हैं ना कि अबॉर्शन राइट्स फॉर सिंगल वुमेन या फिर एमटीपी क्या है या एमटीपी के प्रोज कॉन सिग्निफिकेंस क्या होंगे. ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ये हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट बिकॉज 3 जज की बेंच बैठी थी इस पूरे मुद्दे के लिए, तब उन्होंने अपने ये कुछ अहम डिसीजन सुनाए थे. इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये न्यूज में है क्यों, ये कहाँ से ये पूरा मैटर हमारा आया है, देन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है हम देखेंगे. इसमें हम डिटेल्ड में पूरे तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये पूरा मैटर है क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है इसके ऊपर. ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एवरी सिंगल अनमैरिड वुमेन हैव द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन रूल्स द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि हर एक अनमैरिड वुमेन उनके पास ये राइट है कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करा सके. ओके, बिकॉज अगर हम देखेंगे हमारे इंडिया में जो मैरिटल स्टेटस जो है उसके अंदर ही आप जाके अबॉर्शन करा सकते हो अगर आप 24 वीक्स प्रेग्नेंट हो. बट सिंगल और अनमैरिड के लिए ये क्या है, ये लॉ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि नहीं, सिंगल और अनमैरिड भी करा सकते. द बेंच रूल प्रेगनेंसी इज द सोल prerogative of a woman and the circumstances may vary for each and various economical, cultural and social factors play a part in this. तो अब ये पूरा हम न्यूज देखते हैं क्या है. ये पूरा मुद्दा उठा कहाँ से अगर हम देखेंगे. अर्लियर जो एक अनमैरिड वुमेन थी वो गई दिल्ली हाई कोर्ट के पास. उनको अबॉर्शन कराना था एंड शी वाज इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप. उस कंसेंशुअल रिलेशनशिप से ही फिर वो प्रेग्नेंट हो गई. तो वो गई और उन्होंने बोला कि मुझे अबॉर्शन के लिए परमिशन चाहिए. बट दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उनकी परमिशन को डिनाई कर दिया. जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जो एमटीपी एक्ट है वो सिर्फ अलाउ करता है टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. 2021 में एक अमेंडमेंट आया था, तो उसके अंदर कैटेगरीज आई थी वल्नरेबल वुमेन की कि कुछ ये सारी वुमेन हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप है वुमेन का, ये लोग जाके अबॉर्शन करा सकते हैं अगर वो अप टू 24 वीक्स है. उसमें सर्वाइवल्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, माइनर्स, वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड मेंटल इलनेस, वुमेन इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग, डिजायर्ड इमरजेंसी, and when there is a change in a woman's marital status during the ongoing pregnancy, that is either she is widowed or she is divorced, तो उन केसेस में वो जाके अबॉर्शन करा सकते हो. दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बोला कि ये जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप वाला है, ओके, जो अनमैरिड है एंड वो प्रेग्नेंट हो गई हैं कंसेंशुअल रिलेशनशिप के अंदर, वो क्लियरली इन सारे वल्नरेबल कैटेगरीज के अंदर कवर्ड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है. इसीलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते कि आप अबॉर्शन कराओ. तो फिर वो लेडी कहाँ पहुंची, वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट. एक 3 जज की बेंच बैठाई गई सुप्रीम कोर्ट की और उन्होंने फिर ये फैसला लिया. उन्होंने यही बोला कि ये सोलली डिसीजन है हमारे प्रेग्नेंट वुमेन का कि वो अबॉर्शन कराना चाह रही हैं कि नहीं चाह रही हैं. दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट reinforcing bodily and decisional autonomy of the pregnant women. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया पहली बार कि जो मैरिटल रेप है, अगर मैरिटल रेप के अंदर मीन्स जब आपके हस्बैंड वायलेंस कर रहे हैं एंड इट टर्न्स टू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दैट, उसके अंदर भी उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया मैरिटल रेप. और उन्होंने बोला कि अगर मैरिटल रेप के अंदर अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो एंड अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप अबॉर्ट करा सकते हो. फिर उन्होंने ये जो मैरिटल रेप है उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर इंक्लूड किया है. दैट इज अ हस्बैंड एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप कमिटेड ऑन हिज वाइफ. जो बेंच में कौन कौन से जजेस बैठे थे, फर्स्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ए एस बोपन्ना एंड जे बी पाडी वाला बैठे थे.
और उन्होंने ये जो अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी, जो मैंने आपको अभी पूरा मैटर बताया, हिस्ट्री की ये कहाँ से शुरुआत हुई है, सो उनकी ये प्लीज सुनी एंड उन्होंने अपना फैसला दिया। अब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो अनमैरिड जो सिंगल वुमेन है जो 24 वीक्स प्रेग्नेंट हो गई हैं, वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करा सकती हैं। ये उनका राइट है, ये उनका रिप्रोडक्टिव राइट है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ये हर एक विमेन का ये राइट है कि वो अपना खुद का रिप्रोडक्टिव चॉइसेस बनाए एंड किसी के भी इंटरफेरेंस के बिना। और जितनी भी विमेन है इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस, वो अबॉर्शन करा सकती हैं अप टू 24 वीक्स। बिकॉज अगर हम पहले देखेंगे, जो हमारा बहुत पुराना लॉ है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, उसमें यही बोला गया है कि कोई भी अनमैरिड वुमेन वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती है अगर वो 24 वीक्स प्रेग्नेंट हो गई है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 एंड इट्स रूल ऑफ 2003, इसने प्रोहिबिट कर दिया था कि किसी भी अनमैरिड वुमेन को कि वो अगर 20 से 24 वीक की अगर प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्ट नहीं करा सकती है विद द हेल्प ऑफ एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट था, ये वाला जो आया है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट था एमटीपी एक्ट का, वो 2021 में आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हम ये जो सिर्फ बेनिफिट दे रहे हैं सिर्फ मैरिड वुमेन को कि वो जाके वो अबॉर्ट करा सकती हैं अगर वो ना चाहें उस प्रेगनेंसी को। सो एक तरीके से हम ये नोशन सेटअप कर रहे हैं, हम ये स्टेरियोटाइप को परपेचुएट कर रहे हैं, ये नोशन सेटअप कर रहे हैं कि सिर्फ मैरिड वुमेन ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज कोई भी एज सच आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन जो बिटवीन दी मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, ओके, सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज विमेन जो है must have autonomy to have free exercise of these rights, because women के पास equally right है, सिंगल हो या मैरिड वुमेन हो, इक्वल राइट है उनके पास कि वो क्या चूज करना चाह रही हैं। Then court held that the right of reproductive autonomy, dignity and privacy under Article 21 of the Constitution gives an unmarried woman the right of choice as to whether or not to bear a child on a similar footing as that of a married woman. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो राइट है ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की, किसी भी विमेन का खुद का चॉइस होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव चॉइस उनकी खुद की होनी चाहिए, उनका डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी, ये सब आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। सो वो अनमैरिड वुमेन को भी इक्वली राइट देता है कि वो कुछ भी चूज करे, कि उनको वो चाइल्ड रखना है, उनको वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, वो सेम इक्वल राइट है। अगर हम मैरिड वुमेन को राइट दे रहे हैं कि वो अबॉर्ट करा सकती हैं, तो सेम हम अनमैरिड वुमेन को भी देंगे, बिकॉज अनमैरिड वुमेन के पास भी आर्टिकल 21 है, ओके, दैट राइट टू डिग्निटी, प्राइवेसी, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। सो ये हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ना कि ये एमटीपी सिर्फ अलाउ कर रहा है विमेन टू अंडरगो अबॉर्शन आफ्टर 20 to 24 वीक्स, इंक्लूडिंग ओनली मैरिड, सिर्फ मैरिड वुमेन ही जा सकती हैं, अनमैरिड वुमेन नहीं जा सकती। तो ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन कर रहा है। तो दो आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन किए गए, एक आर्टिकल 21, एक आर्टिकल 14। देन कोर्ट ने ये भी बोला कि रेप का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है, और रेप के अंदर हम मैरिटल रेप भी इंक्लूड करेंगे। अगर हम एमटीपी एक्ट के तहत देखेंगे तो हम मैरिटल रेप को भी रिकॉग्नाइज करेंगे। So कोर्ट का ये बोलना है that we would be remiss in not recognizing that intimate partner violence is a reality and can take the form of rape. The misconception that strangers are exclusively or almost exclusively responsible for sex and gender-based violence is a deeply regrettable one. So कोर्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम ये जो देख रहे हैं ना कि मतलब आप देखोगे मैरिटल रेप्स होते हैं इंडिया में, ओके, कि आप एक शादी में हो एंड द हस्बैंड वायलेंस कर रहा है या रेप कर रहा है अपनी वाइफ का। सो ये इंडिया में एग्जिस्ट है, ये बहुत जगहों पे एग्जिस्ट है। सो कोर्ट ने यही बोला है कि हम ये जो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ये इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो हम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, वो हम गलत कर रहे हैं, बिकॉज ये रियलिटी है। एंड ये हमारा क्या हो सकता है, जो वायलेंस हो रहा है ये कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ रेप। हमारा क्या मिसकंसेप्शन है, जो स्ट्रेंजर्स है वही एक्सक्लूसिवली, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल है सेक्स के लिए या जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए। सो ये ऐसा नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंजर्स ही नहीं, हमारे अगर हम इंटीमेट पार्टनर रिलेशनशिप, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस देखें तो वो भी एग्जिस्टेंट है। तो हमें रेप का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है, एंड इस रेप के अंदर हम मैरिटल रेप को भी इंक्लूड करेंगे। पहले
मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज नहीं किया था कोर्ट ने, बट नाउ मैरिटल रेप बस इन द टर्म्स ऑफ दिस एमटीपी एक्ट कोर्ट ने मैरिटल रेप को रिकॉग्निशन दिया है। देन यही आर्टिकल 14 जो मैंने आपको पीछे बताया, दैट किसी भी सिंगल या अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन को ये प्रोहिबिट करना कि आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हो जो 20 से 24 वीक्स के बीच की प्रेग्नेंट है, तो उससे उनका जो आर्टिकल 14 है वो वायलेट हो रहा है। बिकॉज हम मैरिड वुमेन को एक साइड क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं कि वो जाके अबॉर्ट करा सकती हैं अगर वो नहीं चाहती हैं, बट हम अनमैरिड या सिंगल वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो इट इज अ वायलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड ऑल्सो इक्वल प्रोटेक्शन, दैट इज आर्टिकल 14। एंड आर्टिकल 21 का भी ये वायलेशन कर रहा है। देन कोर्ट ने क्या बोला, दैट अ सिंगल वुमेन मे हैव सफर्ड द सेम चेंज इन मटेरियल सर्कमस्टांसेस एज अ मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन, शी may have been abandoned or without a job or been a victim of violence during her pregnancy. So कोर्ट का यही कहना है कि जो सिंगल वुमेन है, जैसे जो मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि उनको क्या करना पड़ता है, अबॉर्ट कराना पड़ता है। तो जो सिंगल वुमेन है वो भी सेम चीज से सफर कर सकती हैं, दैट उनको छोड़ दिया गया या उनके पास कोई जॉब नहीं है या वो वायलेंस की विक्टिम है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। सो इसीलिए इन सबको गौर करते हुए सिंगल वुमेन के पास भी इक्वली राइट है कि वो अबॉर्ट करा सकते। नाउ व्हाट इट सेड, इसमें यही है कि जो एमटीपी एक्ट है, इट्स बेसिकली क्या कर रहा है कि ये एक्सेस दे रहा है सेफ एंड लीगल मेडिकल अबॉर्शन टू दी वुमेन। So it should be, in consonance with the legislative purpose as well. Then कोर्ट का क्या कहना है कि जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन हम कर रहे हैं मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल नहीं है, जो मैंने पहले बताया। तो जो बेनिफिट ऑफ लॉ है वो इक्वली देना चाहिए हमें, सिंगल और मैरिड वुमेन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो जो राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, दैट उनका चॉइस होगा रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव नीड्स ऑफ देयर, सेक्सुअल नीड्स ऑफ देयर, वो उनका चॉइस है। वो क्लोजली लिंक्ड है राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी की वो कैसे अपने बॉडी को फंक्शन कराना चाह रही हैं, दैट वन हैज द राइट टू चूज हाउ दे वांट टू यूज देयर बॉडी एंड फंक्शन। सो ये डिपेंड है टोटली वुमेन के ऊपर, ये उनका राइट है। और जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी का किसी भी औरत के ऊपर, किसी भी वुमेन के ऊपर या उसके माइंड पे, उसकी बॉडी पे, वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो किसी भी वुमेन को फोर्स करना कि वो कंटिन्यू करे अनवांटेड प्रेगनेंसी को इज नॉट जस्टिफाइड। एंड जो डिसीजन होगा कि वेदर टू कैरी दैट प्रेगनेंसी फुल टर्म या टर्मिनेट करना है, ये सब डिपेंड होगा प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर। इज जस्ट बिकॉज she has the right to bodily autonomy and also decisional autonomy, वो उनका राइट है, अधिकार है। सो उनको कैरी करना है कि नहीं करना है, ये उन्हीं पे ही डिपेंडेंट है। रिप्रोडक्टिव राइट है ना, वो सिर्फ इस पे रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। रिप्रोडक्टिव राइट में क्या आ जाता है, आपका राइट टू एक्सेस द एजुकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअल हेल्थ, राइट टू चूज सेफ एंड लीगल अबॉर्शन एंड राइट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। सो रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वुमेन का, उसमें कॉन्स्टलेशन ऑफ राइट्स आते हैं, एंटाइटलमेंट एंड फ्रीडम फॉर द वुमेन, ये सब कुछ आ जाता है। सो ये डिपेंडेंट है सोनली वुमेन के ऊपर, बिकॉज women have the right to reproductive autonomy. Then ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेप का जो मतलब है, उसमें हमें मैरिटल रेप को भी इंक्लूड करना है solely for the purpose of the MTP, okay, termination of the pregnancy, medical termination of the pregnancy, and any rules and regulations framed there under. Any other interpretation would have the effect of compelling a woman to give birth to and raise a child with a partner who inflicts mental and physical harm upon her. So rape का उन्होंने मतलब क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें मैरिटल रेप हम इंक्लूड करेंगे। सो कोई भी इंटरप्रिटेशन जिसमें ये आ रहा है कि जो वुमेन है वो किसी भी बच्चे को जन्म दे रही है या रेस कर रही है, जबकि उसका जो पार्टनर है उसके ऊपर मेंटल या फिजिकल उसको हार्म कर रहा है, तो ये सब हम मैरिटल रेप के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो एपेक्स कोर्ट का ये भी कहना है कि जो विमेन है उनको कोई भी फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग कराने की जरूरत नहीं है कि वो प्रूव करें कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ है। कोई जरूरत नहीं है कि वो उस केस को वो रजिस्टर्ड कराएं या उस एलिगेशन जो है, उस रेप का एलिगेशन जो है उसको प्रूव करे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ या किसी भी अदर फोरम बिफोर इट कैन बी कंस्ट्रूड ट्रू फॉर द पर्पस ऑफ द एमटीपी एक्ट। बिकॉज ये सारा जो रिक्वायरमेंट है ये एक तरीके से कॉन्ट्रेरी आ जाएगा विद द पर्पस ऑफ द एमटीपी एक्ट। प्लस स्टेट को इंश्योर करना है कि सेफ सेक्स हो, इंश्योर रिप्रोडक्शन एंड सेफ सेक्स वो डिसेमिनेटेड है टू ऑल दी सेगमेंट्स ऑफ द पब्लिक, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। बिकॉज
जो अनवांटेड प्रेगनेंसी का जो इम्पैक्ट है प्रेग्नेंट वुमेन पे, जो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है विद अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो काफी ज्यादा होता है ना, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है, एंड इट इज अ सोशल रियलिटी, सो वी हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं। तो कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने क्या पॉइंट्स बोले हैं, अगर हम समराइज करने पे आए तो पहला, रूल्ड ओवर एन ओल्ड लॉ, कि अब पहले सिर्फ मैरिड वुमेन ही अबॉर्शन करा सकती थी, बट अब अनमैरिड सिंगल वुमेन भी करा सकती हैं। देन राइट टू चूज अंडर आर्टिकल 21, देन राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, देन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल, जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल नहीं है। देन दी एक्सटेंडेड दी एम्बिट ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि ये सोली डिपेंडेंट है women के ऊपर, बिकॉज women have the right to reproductive autonomy and bodily autonomy and decisional autonomy. Then marital rape के बारे में उन्होंने बोला, views on the marital rape, कि उन्होंने marital rape को भी recognize किया है, इंक्लूड किया है solely for the purpose of this MTP Act. अब इंडिया का abortion law देखेंगे, so until 1960s जो abortion था वो illegal था इंडिया में, एंड वुमेन को 3 साल इम्प्रिजमेंट हो सकती थी एंड फाइन अंडर सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पीनल कोड अगर वो अबॉर्शन कराने जाती हैं। सो 1960 के मिड में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने शांतिलाल शाह कमेटी सेटअप करी और उन्होंने ये बोला कि आप ये मैटर्स देखो, अबॉर्शन के जो भी मैटर्स है उसको कंसिडर करो एंड प्लीज डिसाइड कि अगर इंडिया को कोई लॉ चाहिए अबॉर्शन से रिलेटेड, सो उस पे हम लॉ बनाएंगे, और उसको डॉक्टर शांतिलाल शाह ने हेड किया इस कमेटी को। सो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट शांतिलाल शाह कमेटी, जो मेडिकल टर्मिनेशन बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में एंड राज्यसभा में, एंड उसके बाद उसको पार्लियामेंट ने पास किया इन अगस्त 1971। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 हमारा कहाँ पे कब आया, 1 अप्रैल 1972। ये याद रखना, एमटीपी के लिए शांतिलाल शाह कमेटी सेटअप की गई थी, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर शांतिलाल शाह। ये सारे स्टेट में आया, ओके, ऑल ओवर द कंट्री आया, बट जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं आया था। ऑल्सो सेक्शन 312 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 उसने क्रिमिनलाइज कर दिया था वॉलेंटरली मिसकैरेज की, अगर वो आपने वॉलेंट्री आपने वो मिसकैरेज हुआ है, ओके, इवन व्हेन जो मिसकैरेज है वो प्रेग्नेंट वुमेन के कंसेंट से ही हुआ है, वो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया था, उस पर क्या लग रहा था, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया था, एक्सेप्ट अगर वो मिसकैरेज इसलिए किया गया है ताकि वुमेन की जिंदगी बचा सके, तब इन द केस ऑफ सेविंग द वुमेन्स लाइफ वो मिसकैरेज क्या था, जस्टिफाइड था, सही था। बट अगर आपने से मिसकैरेज किया, अगर वो वुमेन के कंसेंट से ही हुआ है, तो वो क्रिमिनलाइज था, वो क्रिमिनल ऑफेंस था। सो इसका मतलब कि वुमेन खुद से भी अगर वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती थी, अबॉर्ट नहीं करा सकती थी, मिसकैरेज नहीं करा सकती थी, उनको सजा मिल सकती थी, दे कुड हैव बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर द अबॉर्शन। बट देन बाद में चीजें बदली, जैसे हम देख रहे हैं नाउ कुछ क्राइटेरियाज आए हैं जिसके अंदर आप करा सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। अब तो सिंगल वुमेन, अनमैरिड वुमेन के ऊपर भी ये लॉ एक्सटेंड हो गया है। नाउ एमटीपी एक्ट 1971 अगर हम देखेंगे तो एमटीपी एक्ट 1971 अलाउड दी प्रेग्नेंट वुमेन की वो टर्मिनेट करा सकती हैं, वो अबॉर्ट करा सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी से भी नहीं करा सकते हो, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही आप करा सकते। सो अ सिंगल डॉक्टर्स ओपिनियन was necessary for abortion up to 12 weeks after conception. So एक सिंगल डॉक्टर की ओपिनियन जरूरी है अगर आपको अबॉर्शन कराना है, अगर आप 12 वीक प्रेग्नेंट हो तो। देन अगर आप 12 से 20 वीक प्रेग्नेंट हो तो हमें 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए जो डिटरमाइन करेंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो ये डिटरमाइन करेंगे ना कि वो प्रेगनेंसी विमेन को हार्म कर रही है कि नहीं कर रही है। सो दे वुड टेक दैट इनटू द कंसिडरेशन, द रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर कोई ग्रेव इंजरी हो रही है टू हर फिजिकल या मेंटल हेल्थ, या कोई एक सब्सटैंशियल रिस्क है अगर बच्चा पैदा होता है तो, मतलब वो सफर कर सकता है फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी से, या सीरियसली हैंडीकैप्ड होगा। सो ये सब चीजों को कंसिडर करने के बाद वुमेन अबॉर्ट करा सकती है, वो टर्मिनेट करा सकती है अपनी प्रेगनेंसी को। ओके, सो फॉर 12 to 20 वीक्स ओल्ड 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए, 2 डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए, जिसमें वो क्या देखेंगे, वुमेन की हेल्थ की, वुमेन को तो कोई डेंजर तो नहीं है, कोई उसको फिजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यू तो नहीं आएगा, एंड दूसरा एक सब्सटैंशियल रिस्क बच्चे के ऊपर कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कहीं फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटीज से नहीं पैदा हो रहा है या हैंडीकैप तो नहीं है। ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद वुमेन जाके टर्मिनेट करा सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी। तो ये सब हमने देखा पुराने लॉ। अब हम देखते हैं कि रीसेंट अमेंडमेंट क्या हुआ। सो 2021 में पार्लियामेंट ने अमेंड करा
और उन्होंने अलाउ किया फॉर द अबॉर्शन बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। पहले क्या था, सिर्फ 12 वीक के लिए ही, अगर कोई 12 वीक प्रेग्नेंट है तो उसको वन डॉक्टर चाहिए, बट अगर 12 से 20 हो गई तो उसको 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। बट 2021 के अमेंडमेंट में क्या किया कि अगर आप 20 वीक्स प्रेग्नेंट भी हो तो भी आप एक डॉक्टर की एडवाइस लेके आओ, आप अबॉर्ट करा सकती हो। देन अगर आप 20 से 24 वीक्स हो तो फिर आपको 2 डॉक्टर चाहिए। पहले के में क्या था, अगर आप 12 वीक्स के थे तो 1 डॉक्टर, एंड अगर आप 12 से 20 वीक थे तो 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए। बट जब अमेंडमेंट हुआ तो अगर आप 20 वीक प्रेग्नेंट हो तो एक डॉक्टर, एंड अगर आप 20 से 24 वीक प्रेग्नेंट हो तो आपको 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन कंसेंट चाहिए। देन फॉर द फर्दर प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 to 24 वीक्स, रूल्स स्पेसिफाइड 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन हु वुड बी एलिजिबल फॉर सीकिंग टर्मिनेशन अंडर सेक्शन 3B ऑफ द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन द एमटीपी एक्ट। सो अब जो 20 से 24 वीक प्रेग्नेंट हैं, अगर उन्हें टर्मिनेट कराना है, अगर उन्हें अबॉर्ट कराना है, तो ये 7 कैटेगरीज डिवाइड की गई है कि अगर इन 7 कैटेगरीज के अंदर वुमेन आ रही हैं और वो 20 से 24 वीक प्रेग्नेंट है तो वो टर्मिनेट या अबॉर्शन करा सकती हैं। किस सेक्शन के अंदर? 3B ऑफ द रूल्स। तो पहला है सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट। अगर सेक्सुअल असॉल्ट है, रेप है, तो उस पर वुमेन क्या कर सकती है? टर्मिनेट करा सकती है अगर 20 से 24 वीक। देन माइनर है तो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, विडोहुड एंड डिवोर्स। देन वुमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो, अगर मेजर डिसेबिलिटी है एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन अंडर द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। देन मेंटली इल है तो, अगर मेंटल रिटार्डेशन है, फीटल मैलफॉर्मेशन की अगर कोई सब्सटैंशियल रिस्क है बच्चे को या बच्चे की जिंदगी को कि वो मेंटल एबनॉर्मलिटीज या फिजिकल एबनॉर्मलिटीज उसमें आ सकती है, सीरियसली हैंडीकैप हो सकता है तो टर्मिनेट करा सकते हो, या प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स या डिजास्टर्स या इमरजेंसीज जो भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करे। तो ये हमारे क्या थे? 7 क्राइटेरिया थे जिसके अंदर अगर वुमेन 20 से 24 वीक प्रेग्नेंट है वो टर्मिनेट करा सकती हैं। अब हम एक तरीके से कंसर्न देखेंगे। सो अनसेफ अबॉर्शन आर द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। तो जो अनसेफ अबॉर्शन है वो थर्ड लीडिंग कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का इन इंडिया, एंड क्लोज टू जो 8 women है वो मर जाती हैं related to the unsafe abortion each day. So according to the United Nation Population Fund State of the World Population Report 2022 के अंदर ये हमारा एक डेटा निकला था, उसके अंदर ये बताया गया कि जो अनसेफ अबॉर्शन है वो थर्ड लीडिंग कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का इन इंडिया, एंड 8 women, close to 8 women, they die because of this unsafe abortion each day. Then वो women जो जिनकी शादी नहीं हुई, women outside the marriages या किसी भी पुअर फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती है बट टू यूज अनसेफ या इलीगल वेज की वो अबॉर्ट करा दें अपनी प्रेगनेंसी को। सो वो एक मोर्टालिटी रेट का रीजन हो गया हाई। ओके, देन अकॉर्डिंग टू 2018 स्टडी इन लैंसेट 15.6 मिलियन अबॉर्शन हर साल होते हैं इन इंडिया एज ऑफ 2015। Then this MTP Act requires abortion to be performed only by doctor with specialization in gynecology or obstetrics. So ये जो MTP Act है इसमें क्या है? सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो गायनेकोलॉजी में, या ऑब्स्टेटिक्स दैट क्वालिफाइड सर्जन। बेसिकली ऑब्स्टेटिक्स इन्वॉल्व केयर ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड immediately after the delivery, and gynecology involves the overall health of the women's health issues. क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2019-20 उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, जिसमें ये बताया गया कि 70% शॉर्टेज है ऑब्स्टेट्रिशियंस की, गायनेकोलॉजिस्ट की इन रूरल इंडिया, तो जिसकी वजह से ये अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं। देन अगर हम और देखेंगे इलिसिट अबॉर्शन जिससे maternal mortality होती है, तो as the law does not permit abortion at will, it pushes women to access illicit abortion under the unsafe condition, thus result in maternal mortality. तो पहले क्या था कि जो लॉ परमिट नहीं करता था कि अगर मेरी मर्जी है कि मैं अबॉर्शन कराना चाह रही हूँ, मैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाह रही हूँ, तो वो क्या था? क्रिमिनल ऑफेंस हो जा रहा था। ओके, सो उसकी वजह से क्या था कि वुमेन इलिसिट अबॉर्शंस की तरफ बढ़ रहे थे अनसेफ कंडीशन में, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ रही थी। फिर अब हम वे फॉरवर्ड देखेंगे तो पहली बात तो यही है कि जो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है अबॉर्शन पे, वो
प्रोग्रेसिव है। अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी की कंट्रीज के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखेंगे तो वहां पे अबॉर्शन रेस्ट्रिक्शन है। ओके, मींस सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड है हिस्टोरिकली भी एंड एट प्रेजेंट भी देखेंगे अबॉर्शन वहां पे रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। सो इंडिया इस मामले में थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है। एंड अब तो ये रूल भी आया, मैरिटल स्टेट रेप को भी रिकग्नाइज किया गया फॉर द सोल पर्पस फॉर द एमटीपी एक्ट। बट रिकग्नाइज तो किया गया ना, वरना तो मैरिटल रेप को पहले नहीं रिकग्नाइज किया जाता था, बट अब किया गया। देन सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन अबॉर्ट नहीं करा सकती थी, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में बोला कि नहीं, वो करा सकती हैं बिकॉज ये उनका राइट है। प्लस देयर इज अ सीरियस नीड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के अगर ऊपर देखेंगे तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फोकस करना है ऑन द वुमेन एंड उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर, रादर देन जस्ट ड्रॉइंग अ रेड लाइंस टू दोज मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट क्रॉस वेल परफॉर्मेंस for the serious rethink in public policy making also. So, और हम यही कर सकते हैं कि जो हम लोग इतना ज्यादा जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, एक रेड लाइन बना के रखी है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि मतलब वो अबॉर्शन कर रहे हैं तो भाई आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, वैसा नहीं कर सकते। वहां पे आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने से बेटर है कि आप वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज वो अभी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये रूल, ये एक्ट में अमेंडमेंट आ रहे हैं, ये रूलिंग निकल भी रही है, तब भी अगर रूरल एरिया में हम जाके देखेंगे तो वो इतना प्रोग्रेसिव नहीं है वहां पे। सो कहने का मतलब यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए विमेन के ऊपर, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर। सो दिस इज ऑल। सो दिस इज ऑल, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या व्यूज हैं, ओपिनियंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग निकाली है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।